हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जो हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 है उसके ऊपर। ठीक है, तो उसके ऊपर भी हम 1/3 पार्ट ही देख पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था एक एक वीडियो प्रोसेस करने में। कल मुझे आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करनी थी एग्रीकल्चर एंड नेशन के ऊपर, बट ड्यू टू सम इश्यूज़ मैं शेयर नहीं कर पाया। अभी भी आप देख सकते हैं, देखिए मर्ज वीडियोस ऑनलाइन जो है उस पर वीडियो की प्रोसेसिंग चल रही है। ये यूट्यूब स्टूडियो में मेरा खुला हुआ है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि काम चल ही रहा है उस वीडियो पे एग्रीकल्चर एंड नेशन के ऊपर। वो भी थोड़ी इस वीडियो से थोड़ी देर पहले ही वो आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाइफ लाइन्स ऑफ। हम लोगों ने काफ़ी हद तक चैप्टर में आगे हमने कर लिया है अगर क्लासरूम में अगर हम लोग देखें। बट अगर हम लोग नोट वाइज देखें, नोट वाइज में भी हम लोगों ने कई चीज़ें जो थी वो नोट से बेटर ही कर ली हैं। इवन एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में भी हम लोगों ने कई चीज़ें जो थी वो नोट से बहुत अच्छे से करी हैं। जैसे कि टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर हमने नोट्स में जो गिवन है, इस टाइप के जो नोट्स में गिवन है, तो उससे बहुत अच्छे से हम लोगों ने किया है। इवन क्रॉपिंग पैटर्न हमने इससे बहुत अच्छे से किया है। जैसे एक नोट्स में कुछ एक चीज़ें एक्स्ट्रा दे रखी होती है, जैसे डिफरेंस बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप, ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा दे रखी होती हैं। मगर एक बहुत क्लियर बात है कि अगर आप लोगों को पता होगा कि रबी की क्रॉप्स क्या होती हैं, खरीफ की क्रॉप्स क्या होती हैं, तो आप डिफ्रेंशिएट करने वाले पॉइंट तो आप बना ही लोगे ना। डिफरेंसेस तो लिख ही लोगे, एक बीच में एक लाइन खींच करके एक में रबी के पॉइंट लिख दोगे, एक में खरीफ के पॉइंट लिख दोगे। इस तरीके से तो बना ही लोगे ना अगर आपको पॉइंट्स पता होंगे तो। ठीक है, तो वो चीज़ एक्स्ट्रा होती है नोट्स में। अदरवाइज नोट्स से ज़्यादा हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था उसमें। कुछ चीज़ें जो रह जाती हैं वो हम नोट्स में देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। कई चीज़ें हम लोगों ने देख ली, जैसे इसमें कुछ चीज़ें कम समझा रखी हैं, जैसे लाइफ लाइन्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। बेसिकली लाइफ लाइन्स होता क्या है। बेसिकली कोई भी चीज़ जो टर्शरी सेक्टर में आती है उसे हम लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी की उसमें रख रहे हैं। ठीक है, जो भी चीज़ टर्शरी सेक्टर में आ रही है। क्यों? क्योंकि आप देखो, अगर चैप्टर नंबर 4 पढ़ो वो क्या है, एग्रीकल्चर। चैप्टर नंबर 6 क्या है आपका, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, वो आपका सेकेंडरी सेक्टर एक्सप्लेन कर रहा है। तो जो चैप्टर नंबर 7 है ये आपका लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसमें जो टर्शरी सेक्टर है उसमें टर्शरी सेक्टर की कुछ चीज़ों को छोड़ करके जो मेन जो चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट लाइफ लाइन्स हैं, उसको डिस्कस कर रहा है। ठीक है, इसमें आपकी कुछ चीज़ें डिस्कस नहीं हुई, जैसे बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर। ठीक है, बैंकिंग, एजुकेशन और हेल्थ केयर, ये चीज़ें क्यों नहीं डिस्कस हुई? क्योंकि ये चीज़ आपके ऑलरेडी आप लोग डिस्कस करते हो किसमें, ये चीज़ आप लोग इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हो। तो बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर ना डिस्कस करके यहाँ पे केवल कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड। ठीक है, ये 3 चीज़ें इसमें डिस्कस कर रखी हैं सेक्टर्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी में। क्या क्या इनकी इंपॉर्टेंस होती है, ये चीज़ हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और एक तरीके से इससे ज़्यादा जो इतना नोट्स में लोगों ने दे रखा है ये सब चीज़ें। ठीक है, लैंड में क्या क्या आता है, वाटर में, वाटरवेज में क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, एयर में, और ठीक है, तो इस टाइप ये सब चीज़ें हम लोगों ने कर चुके हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने एक चार्ट बनाया था, उस पर हम लोगों ने लिखा था ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में आपके कौन कौन से थे, लैंड, वाटर, एयर। ठीक है, तो जैसे लैंड, वाटर, एयर, वाटर एंड एयर, ये देखिए इसमें तीनों चीज़ें मेंशन है। लैंड में रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, वाटर में इनलैंड, ओवरसीज, एयर में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड प्राइवेट। ठीक है, सॉरी, एयर में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, डोमेस्टिक में पब्लिक एंड प्राइवेट। ठीक है, और तो ये चीज़ें हैं। पब्लिक और प्राइवेट लिखने का आई डोंट थिंक कोई यूज़ है, केवल आप 2 चीज़ें याद रखें, डोमेस्टिक। क्योंकि आप देखिए एयर में अगर आप इंडिया की बात करें तो अगर फ्लाइट को अगर कैटेगराइज करते हैं तो दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं, डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल। इवन अगर आप पूरे देश में अगर आप देखोगे तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं और इंटरनेशनल होते हैं वो कम होते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो होती हैं वो बेसिकली बहुत बड़ा रनवे और बहुत बड़ा लेवल का प्लेन डिमांड करती है। मतलब बहुत उनकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है। तो कमी एयरपोर्ट्स ऐसे होते हैं जो उसको कंफर्म कर पाते हैं, जैसे मुंबई का छत्रपति शिवाजी और दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, कोचिन। तो कुछ ही एयरपोर्ट्स इस चीज़ को कंफर्म कर पाते हैं। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होते हैं कम और डोमेस्टिक होते हैं ज़्यादा। तो बेसिकली आपका जो एयरवेज है वो 2 तरीके से डिवाइड करना। आप डोमेस्टिक, 2 बातें याद रखनी है एयरवेज में, केवल एक डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल। प्राइवेट, पब्लिक इस सबको भूल जाओ, केवल 2 बातें याद रखो, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। ठीक है, वाटर में इनलैंड, ओवरसीज, ये क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर इसमें कोई नोट्स में कुछ स्पेशल बात निकल के आएगी तो हम वो डिस्कस करेंगे। रोडवेज हम लोग बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ डिस्कस कर चुके हैं। रेलवेज, इनमें कुछ पॉइंट्स देखने वाले हैं, बाकी डिसएडवांटेज जो इनको जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं रेलवेज वो हम डिस्कस कर चुके हैं। पाइपलाइंस ये भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं हम, और कुछ पॉइंट्स अगर आप लोगों को समझाने के होंगे तो वो भी देख लेंगे। ठीक है,
उसके बाद आता है आप लोगों का कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। मेथड्स थ्रू विच इंफॉर्मेशन न्यूज आर कम्युनिकेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। मैंने आप लोगों को देखो दो तरीके का कम्युनिकेशन बताया था, एक 1 to 1, ठीक है, एक 1 to 1 और एक मास कम्युनिकेशन, ठीक है, ठीक है। और एक कौन सा कम्युनिकेशन? मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन जिसमें एक सोर्स से कई करोड़ों लोग या फिर हजारों लोग देख सकते हैं, जैसे जैसे टीवी, रेडियो, ठीक है, इस तरह का, और न्यूज़पेपर। ये क्या है? मास कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। क्योंकि आप देखो, अगर आपने एक खबर छापी तो वो जितने लोग अखबार पढ़ेंगे सब पे वो पहुंच जाएगा। आपने रेडियो में अपना प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किया, जितने लोग रेडियो सुन रहे हैं सब पे पहुंच जाएगा। सेम टीवी के साथ है। 1 to 1 में जिसको आपने, जिससे आप बात कर रहे हो उसी से आप बात, उसी तक आप अपना मैसेज पहुंचा पाओगे। टेलीफोन में जो आपसे बात कर रहा है उसी पे, मोबाइल फोन से भी वही, और ईमेल आपने जिसको भेजा वही आपसे बात कर पाएगा। यानी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ही इसमें इंफॉर्मेशन पहुंचती है। तो ये क्या कहलाता है? 1 to 1। और जिसमें एक सोर्स से कई हजारों करोड़ों लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचती है वो क्या कहलाता है? मास कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये था डिफरेंट कम्युनिकेशन में क्लासिफिकेशन, एक होता है 1 to 1 और एक होता है मास कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कम्युनिकेशन में जो था मेथड्स थ्रू विच इंफॉर्मेशन, न्यूज़, डायलॉग एक्सेट्रा कम्युनिकेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर प्लेस और पर्सन, क्या कहता है? कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन आप लोग बचपन से, आई थिंक 3rd क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड डेफिनेशन नहीं है, या ऐसी कुछ चीज़ नहीं है जिससे समझाया जा सके। बेसिकली जब भी एक जगह से दूसरी जगह पे, या एक इंसान से दूसरे इंसान पे, कई सारे इंसानों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी, कि इन्फॉर्मेशन, विचार, डायलॉग, कुछ भी पहुंचाया जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन, ठीक है। चाहे आप अगर मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मान लीजिए आपसे सामने सामने बात कर रहा हूँ, तो क्या है? वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, मैं आपके फेस पे आकर बात कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे टेलीफोन पे बात करूँ तो टेलीफोन कम्युनिकेशन है, लेकिन किसी भी तरीके से मेरे जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँच रही है, तो उसे कम्युनिकेशन में रखेंगे हम, ठीक है। फिर आता है हमारे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रेड हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ट्रेड में दो तरह की चीज़ आती हैं, एक आता है ट्रेड में तो बेसिकली हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। ट्रांसपोर्टेशन में जहाँ से मूव, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में एक चीज़ याद रखनी, क्यों जरूरत है? मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, ठीक है, ठीक है। और एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे आपको मान लीजिए यहाँ पे सामान मिल रहा है, जरूरी थोड़ी ना हर सामान जो आपकी ज़रूरत का वो आपके पास ही है। तो कैसे आ रहा है? आपके पास ट्रांसपोर्ट से, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आप कैसे जा रहे हो? ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। तो यही था। ट्रांसपोर्ट हमेशा हमें 3 तरीके के होते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर एंड एयर। लैंड में सबसे पहले हम देखते हैं रोडवेज, ठीक है। रोडवेज के ऊपर हमने काफ़ी सारी बातें कर ली थी। अब कुछ एडवांटेजेस थे रोडवेज का, ये भी हमने क्लास में डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। एक पॉइंट है अगर रोडवेज के ऊपर लिखने को आता है, क्या? वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। 56 लाख किलोमीटर का रोडवेज इंडिया में है, और अब तो और भी ज़्यादा बन गया होगा, क्योंकि जब ये बुक लिखी गई थी तो उस टाइम पे हो सकता है इतनी रोड ना बनी हो जितनी अब उसके बाद बन गई, ठीक है। मान लो उस टाइम तक 56 लाख किलोमीटर रोड बनी और कुछ नई सड़क उसके बाद बन गई, तो ये जो फिगर है, ये जो नंबर है, ये और बढ़ गया होगा अब तक, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ रोडवेज ओवर रेलवेज, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइंस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अगर आप लोगों को लोकली अगर आपको सड़क बनानी है, अपने घर के आगे की सड़क आपकी टूट गई और आपको भी अपने घर पे सड़क बनानी है, आप क्या करोगे? सीमेंट लाओगे, थोड़ा बहुत अगर आप मटेरियल और लाओगे, जैसे बजरी वजर फुट हो गया, जो मतलब सीमेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिक्स किया और वो आपने सब सड़क मतलब बिछा करके उसको प्लेन स्मूथ कर दिया, तो आपकी रोड बन गई। यानी आपने क्या देखा? लेकिन आप अपने खुद की रोड बना सकते हो, लेकिन क्या आप अपनी खुद की रेलवे लाइन या रेलवे बना सकते हो? नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड चाहे सरकार के लिए भी क्यों ना हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड क्या है? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होती है? कम होती है, किससे? रेलवे लाइन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। रोड बहुत ज़्यादा डायसेक्टेड और एंड्यूरेटिंग टोपोग्राफी में जा सकता है। अब ये वर्ड्स को ठीक है। अब ये जो टॉप पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपके एडवांटेज वाले पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखूंगा। ये इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए, इस चैप्टर में से देखिए, आपका चैप्टर में चीज़ें सिंपल हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसे रिजल्ट के आ जाती हैं। जैसे अगर आप रोडवेज लिखना होगा तो रोडवेज का ऑब्वियसली बात है क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं कि आपके क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या तो इन सब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इन सब चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या फिर एडवांटेज के ऊपर। तो एडवांटेज के ऊपर जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा खासा इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में,
ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड क्या होते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है, कम है। ठीक है, और इसको बहुत सिंपल पॉइंट्स में याद रख लो बिल्कुल। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम है इनकी रेलवे से। ठीक है, और रोड कैन ट्रेवर्स मोस्ट डायसेक्टेड एंडुलेटिंग टोपोग्राफी। ठीक है, अगर आप लोग बेसिकली पहाड़ों की रोड देख लें, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर आप लोग बेसिकली अगर आप देखें रोड्स माउंटेन्स में किस टाइप से होती हैं, ये देखिए इस तरीके से रोड्स होती हैं माउंटेन्स में। ठीक है, तो एक तरीके से इतनी टर्न होती हुई, अगर आप इतनी टर्न होती हुई आप रेलवे लाइन देखिए जैसे ये है, क्या आप एक ट्रेन को इतना मोड़ सकते हो जितना आप कार को मोड़ सकते हो, इतना नहीं मोड़ सकते इस हिसाब से। तो वो जिन जगहों पे रेलवे लाइन नहीं बन सकती, उन जगहों पे भी उन जगहों पे भी उन जिन जिन जगहों पे भी, जिन टोपोग्राफीज में भी इसमें लिखा है डायसेक्टेड एंडुलेटिंग, यानी कि मतलब जिन जगहों पे भी रेलवे लाइन नहीं जा सकती वहाँ पे रोड्स जा सकती हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक भी याद रखना। और बेसिकली अगर आपको समझ में ना आए तो बेसिकली रट डालो इन पॉइंट्स को। बहुत ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है उसको मैं यही कहूँगा, रट डालो। बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। ठीक है, ट्रेवर्स मतलब रोड पहुंच सकती हैं कहाँ, कंपेरेटिवली मोर डायसेक्टेड एंडुलेटिंग। कंपेरेटिवली मतलब मुकाबले रेलवे से और बाकी मीडियम्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा मतलब बिगड़ जगहों तक भी रोड जा सकती है। ठीक है, ये इसका मतलब ये है। रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स और स्लोप। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आप एक ट्रेन को एक लिमिटेड स्लोप तक ही चढ़ा सकते हैं, लेकिन रोड तो आपकी कैसे भी करके चढ़ सकती है। ठीक है, तो रोड्स का स्लोप बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, रेलवेज का नहीं हो सकता। रोड ट्रांसपोर्टेशन इज इकोनॉमिकल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ गुड ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज। बहुत ठीक है, अगर डिस्टेंस शॉर्ट है, मान लीजिए आपको यहाँ से रामपुर तक जाना है, तो आप कौन सा मीडियम प्रेफर करोगे, रेलवेज का रोडवेज का? ऑब्वियस सी बात है रोडवेज का। क्यों? क्योंकि रोडवेज से अगर आप मान लीजिए आप शहर के बीचों बीच, यानी कि जहाँ पे आपको जाना है उसके आसपास आप बस रुकवा करके बस से जा सकते हो। जबकि रेलवे से अगर आप जाओगे तो पहले अपने शहर के रेलवे स्टेशन जाओगे, वहाँ से ट्रेन वो करोगे, उसके लिए आपके पास पहले टिकट भी होना चाहिए। ठीक है, वहाँ से जाओगे फिर रामपुर में के रेलवे स्टेशन में जाके उतरोगे, वहाँ से जा करके आप फिर आपको जहाँ जाना है वहाँ के लिए फिर ट्रांसपोर्टेशन लोगे। तो ये चीज़ क्या होती है अगर शॉर्ट डिस्टेंसेस की बात करें। ठीक है, मैंने देखा, ठीक है, स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यूअर पीपल्स, और तीन चीज़ें को उसमें याद रखनी है। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यूअर पीपल्स है, स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स है और शॉर्ट डिस्टेंसेज है, मतलब हर चीज़ अगर कम कम है तो रोड रेलवे से ज़्यादा बेटर है। ठीक है, वैसे तो रेलवे ज़्यादा बेटर होती है रोड से, लेकिन अगर लोग कम है, सामान भी कम है और शॉर्ट डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस भी कम है, तो ऐसे में रोड ट्रांसपोर्ट रेलवे से ज़्यादा बेटर रहता है। डोर टू डोर सर्विस, ऑब्वियस सी बात है, आपके घर पे रेलवे नहीं आ सकती लेकिन सड़क आ सकती है आपके घर तक। ठीक है, जोमेटो वाला सड़क से ही आपको कुछ भी अगर आप मंगाते हो, या अमेजोन से अगर कोई डिलीवरी मंगाते हो, तो आपके डोर पे भी अगर वो आ रहा है तो वो किससे आ रहा है, सड़क से आ रहा है। कोई भी ट्रेन आपके दरवाजे तक नहीं आती। ठीक है, तो डोर टू डोर सर्विस रेलवे नहीं दे सकती, क्योंकि और ना एयरवेज दे सकती है। ऐसा तो होता नहीं कभी भी कि आपको हेलीकॉप्टर आके डिलीवरी देके जा रहा है। तो वो डोर टू डोर सर्विस कैसे मिलती है, वो रोडवेज से ही मिलती है। ठीक है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लोडिंग और अनलोडिंग भी लोअर है इस वजह से। अब देखो पॉइंट्स जो हैं अगर आप थोड़ा भी दिमाग अगर लगा रहे हो ना, काफ़ी इजी पॉइंट्स हैं इसके। ठीक है, बस थोड़ा सा मैंने आपको कहा ना, थोड़ा सा भी दिमाग अगर लगा रहे हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा मेहनत करनी है पढ़ने में। एक दो बार आपने पढ़ा, एक दो बार आपने समझ लिया, वीडियो वगैरह आपने देख ली अच्छे से, तो आपको बहुत आराम से आप लोगों ने ये चीज़ कवर कर ली। ठीक है, फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दे प्रोवाइड लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट एंड सी पोर्ट। आपको मान लो एक किसी मोड ऑफ रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट या सी पोर्ट जाना है, तो उसमें बीच में आपको क्या चाहिए, सड़क चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, दो तरीके के ट्रांसपोर्ट्स के बीच में लिंक भी प्रोवाइड करता है, फीडर भी प्रोवाइड करता है, फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट्स थे इसके एडवांटेजेस ऑफ रोडवेज और रेलवेज के। ठीक है, फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स इन इंडिया। ये हम लोग चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, नेशनल हाईवे क्या होता है, स्टेट हाईवेज क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या होते हैं, अदर रोड्स एंड बॉर्डर रोड्स। ठीक है, ये चीज़ हम लोग सब डिस्कस कर चुके हैं, इसको एक बार इसमें पढ़ लेना। वह रहा था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के ऊपर हमने जो इंपॉर्टेंट बातें लिखी थी होती, एक तो 6 लेन सुपर हाईवे है। ठीक है, 6 लेन सुपर हाईवे, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से शहरों को कनेक्ट करता है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली। ठीक है, अब इसमें कुछ एक आप और भी लिख सकते हो, जो अगर आप मैप देखो तो मैप में 2 और आते हैं, एक अहमदाबाद और एक बेंगलोर, वो भी बीच में पड़ते हैं तो उनको भी कनेक्ट कर लेता है ये। ठीक है, फिर उसके बाद आता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कैसे वर्क करता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इस टाइप से, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और
कोलकाता, बीच में एक अहमदाबाद भी आ जाता है और एक जगह पे बेंगलोर भी आ जाता है, तो भी वो शहर भी इस गोल्डन कोरिडोर में पड़ जाते हैं। ठीक है, फिर एक एक ऐसा है, एक रूट ऐसी है जो एक सुपर हाईवे ऐसा है जो जम्मू से चल के, मतलब नॉर्थ, बिल्कुल नॉर्थ मोस्ट जगह स्टेट से चल करके साउथ मोस्ट स्टेट चेन्नई में जाके कन्याकुमारी में जाके एंड होता है, उस सब क्या कहते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ठीक है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बेसिकली, जैसा सबसे नॉर्थ में कौन सा स्टेट है, जम्मू कश्मीर, तब वो और जम्मू कश्मीर में कौन का स्टेट, सब में से इंपॉर्टेंट लोकेशन कौन सी है, श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, और साउथ मोस्ट में कौन सी लोकेशन है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। ठीक है, तो नॉर्थ में जम्मू कश्मीर श्रीनगर जम्मू कश्मीर का, साउथ में कन्याकुमारी तमिलनाडु का। ठीक है, उस तरीके से एक कॉरिडोर है जो इंडिया का सबसे ईस्ट मोस्ट पार्ट से सबसे वेस्ट मोस्ट पार्ट तक चलता है। वो कौन सा है, वो है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ठीक है, बेसिकली आसाम का एक शहर है सिलचर। ठीक है, सिलचर से स्टार्ट होता है और पोरबंदर गुजरात में एंड होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है कनेक्टिंग आसाम का, जो इससे सिलचर है वो ईस्ट मोस्ट पार्ट है और पोरबंदर गुजरात का जो वेस्ट मोस्ट पार्ट है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो आपका एक टॉपिक है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वाला, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आए हुए होते हैं जिनसे तो इंपॉर्टेंट ही होता है, और आप देख लो कितनी आराम से आपका निपटता हुआ चल रहा है ये। ठीक है, अब एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वो है ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन मेगा सिटीज ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको भी मैं हाईलाइटर से ही कर देता हूँ, टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज ऑफ इंडिया। ये क्या है, इन सुपर हाईवेज का मेजर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, और ये किन कैटेगरी में रखे जाते हैं, ये सुपर हाईवेज की कैटेगरी में रखे जाते हैं। ठीक है, दीज हाईवे प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन इंप्लीमेंट करता है सुपर हाईवेज को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। कई बार वन लाइनर में NHAI की फुल फॉर्म भी आ सकती है, तो वो भी आप चीज़ देख लो। ठीक है, प्रोजेक्ट्स आर इम्प्लीमेंटेड NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपका आई थिंक आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वाला समझ में आ गया, बाकी आप लोगों को रीड करने का है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल पॉइंट्स थे, इवन इसमें तो ऊपर वाले इन चीज़ों से भी ज़्यादा सिंपल पॉइंट्स थे, एडवांटेजेस से भी ज़्यादा सिंपल पॉइंट्स थे। ठीक है, फिर आता है नेशनल हाईवेज। ठीक है, नेशनल हाईवेज हम लोगों ने पढ़ा था, देखो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इसको मेंटेन करता है बेसिकली। ठीक है, और स्टेट हाईवेज को कौन मेंटेन करता है, स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट या PW या नॉर्मली PWD। ठीक है, बेसिकली दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो सरकार, अगर आप लोगों ने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पढ़ी है तो देखो इंडिया में दो गवर्नमेंट हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक फेडरल, आपने फेडरलिज्म पढ़ा है तो फेडरलिज्म के अकॉर्डिंगली इंडिया में दो गवर्नमेंट हैं, एक सेंटर की और एक स्टेट की। एक एग्जांपल देते हैं, हमारा जो स्टेट है, हमारा देश कौन सा है, इंडिया, और हमारा स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश। सेंटर में यानी पूरे इंडिया में किसकी गवर्नमेंट है, मोदी जी की, और स्टेट में यानी कि उत्तर प्रदेश में किसकी गवर्नमेंट है, योगी जी की। तो जो ये सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, CPWD, ये किसके अंडर में आ रहा है, मोदी जी के। और जो स्टेट का पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट आ रहा है, नॉर्मली PWD से हम बोलते हैं पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये किसके अंडर में आ रहा है, योगी जी के। ठीक है, तो ये एक चीज़ है, इसको आप देख, तो काफ़ी सिंपल है, इसमें केवल दो ही पॉइंट्स हैं, एक तो ठीक है नेटवर्क ऑफ ट्रंक रोड्स, ये क्या है, एक नेटवर्क ऑफ ट्रंक रोड्स है। ठीक है, ट्रंक रोड्स यानी बड़ी रोड्स हैं। ठीक है, मेंटेन, लेड एंड मेंटेन, लेड मतलब डालना, एंड मेंटेन्ड बाय CPWD। ठीक है, ठीक है, अब इनमें से एक चीज़ है, सबसे पहला जो है, ये मैंने लिखवाया था आई थिंक आप लोगों को, जो शेरशाह सूरी मार्ग है हिस्टोरिकल, ये क्या है, NH1, और ये किससे कनेक्ट करता है, दिल्ली से अमृतसर को। ठीक है, तो ये बहुत इजी था आपका NH1, आई मीन सॉरी नेशनल हाईवेज वाला टॉपिक बहुत इजी था। फिर आता है आप लोगों का स्टेट हाईवेज वाला टॉपिक। ठीक है, स्टेट हाईवेज वाला मैंने आपको बता दिया, ये कौन मेंटेन करता है, कंस्ट्रक्ट रोड जो कंस्ट्रक्टर मेंटेन होती है किससे होती है, स्टेट PWD से, यानी या नॉर्मली PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से। ठीक है, डिफरेंट स्टेट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को आपस में कनेक्ट करती हुई रोड्स को हम कहते हैं स्टेट हाईवेज। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, अब ये मैप देख सकते हैं, ये मैप आप लोगों को अगर मैं दिखाऊं तो ये मैप दिखाना नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता क्लासरूम में। ये देखिए, हम मुरादाबाद में रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम मुरादाबाद में रहते हैं। अब मुरादाबाद से देखिए डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, मुरादाबाद से रामपुर होते हुए बरेली। ठीक है, डिफरेंट, मुरादाबाद से एक स्टेट हाईवे है,
तो और स्टेट हाईवे है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे क्या हैं, ये स्टेट हाईवे है, वो तो स्टेट हाईवेज हैं किसके, सॉरी ये जो वाइट जो येलो वाले हैं ये है, येलो वाले जो हैं ये है नेशनल हाईवे, इसमें लिखा हुआ है नेशनल हाईवे। और जो वाइट लाइन्स हैं वो हैं स्टेट हाईवेज, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ हम लोगों ने क्लास में डिस्कस कर ली थी, वाइट वाले हैं वो स्टेट हाईवेज हैं। तो ठीक है, उसके बाद आती हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ठीक है। दीज रोड कनेक्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद अदर प्लेस ऑफ द, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, ये मेंटेन करती है जिला परिषद। अब बेसिकली देखिए, अगर आप रोड्स के ऊपर बात करेंगे क्लासिफिकेशन में, देखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल NHAI मेंटेन करता है, नेशनल हाईवे CPWD, स्टेट हाईवेज PWD, डिस्ट्रिक्ट रोड जिला परिषद। कौन सी रोड कौन मेंटेन करता है, ये चीज़ एक आपका पॉइंट बन जाता है। दूसरा, कौन से एरिया से कौन से एरिया को कनेक्ट करती है, ये दूसरा पॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो आई थिंक पॉइंट बनाना आप लोगों के लिए इसमें एक चैलेंज नहीं रह गया जब रोड के ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है। और बेसिकली डिस्ट्रिक्ट रोड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह को एक शहर के अंदर ही अंदर कनेक्ट करने के लिए होती हैं, ठीक है। फिर आता है अदर रोड्स, ठीक है, जैसे गांव की सड़कें हो गई, ठीक है। जब तो जैसे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है सब, मतलब बेसिकली ग्राम पंचायत बनाती है इन टाइप की सड़कों को, या फिर जो लोकल नगर निगम होता है वो बनाता है अदर रोड्स को, ठीक है। मान लो एक कॉलोनी के अंदर की रोड है, तो वो देखिए वो ना जिला परिषद बनाएगा, वो ना स्टेट हाईवे बनाएगा, तो वो कौन बनाता है अदर रोड्स को, वो बनाता है या तो नगर निगम बनाएगा, या फिर या तो नगर निगम बनाएगा या कोई प्राइवेट पार्टी बनाएगी। तो वो सरकारी एजेंसी जैसे PWD वगैरह वो नहीं बनाएगा इसको, ठीक है। तो फिर आता है बॉर्डर रोड्स, ठीक है। बॉर्डर रोड्स पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा क्लास में डिस्कशन किया था। इसको बनाता है BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, BRO, जिसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO, उसको नॉर्मली लोग ब्रो भी बोलते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको ब्रो से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसको रोड्स को कंस्ट्रक्ट करता है, कौन सी बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ कंट्रीज़ की जो रोड्स होती हैं वो होती हैं ये, ठीक है। और ये इसके ऊपर एक इन्फॉर्मेशन है कि 1960 में स्टैब्लिश हुआ था, ये आई थिंक मैं आपको क्लास में लिखवा चुका हूँ। 1960 में स्टैब्लिश हुआ था कि, और इसका काम क्या है, ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए हैं इन नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज में, ठीक है। अगर आप लोग देखें यूजुअली, अगर आप लोग देखें ठीक है, अगर हम नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया देखें इमेज में, अगर हम लोग देखते हैं एक तरीके से, तो आप देखिए इधर देखिए, तो ये इंडिया का नॉर्थ मोस्ट पार्ट है। नॉर्थ मोस्ट पार्ट जो है वो किससे घिरा हुआ है, वो चाइना, वो पाकिस्तान से घिरा हुआ है। नॉर्थ जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो किससे घिरा हुआ है, वो चाइना से घिरा हुआ है। तो ये अगर आप लोगों ने का थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो आपको पता है कि पाकिस्तान और चाइना हमारे क्या हैं, थोड़ा एक एनिमी टाइप के रिलेशंस हैं, रिलेशंस अच्छे नहीं हैं इन लोगों से। तो ये हमारे दुश्मन देश हैं। तो दुश्मन देश के पास जितनी जल्दी सामान और सैनिक पहुंच जाएं तो उतना बेटर होता है। तो ये इस टाइप की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देता है हमें, कौन सी, बॉर्डर रोड्स, ठीक है। तो इसलिए नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज में स्पेशली बनाई जाती हैं बॉर्डर रोड्स, ठीक है। तो आई थिंक हमारा बॉर्डर रोड्स वाला भी काफ़ी हद तक टॉपिक हो गया। अब रोड्स में बेसिकली बनाई जाती हैं दो, बहुत ईजी हैं। रोड्स को अगर हम क्लासीफाई करें तो दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक टाइप की रोड होती है, एक मेटल रोड और एक नॉन अनमेटल रोड। मेटल रोड जो पक्की सड़क होती हैं वो मेटल रोड, जो कच्ची सड़क होती हैं वो अनमेटल रोड। पक्की सड़क कैसा भी मौसम हो ऑल वेदर रोड्स होती हैं। अनमेटल रोड के रेनी सीजन में ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। मेटल रोड का मटेरियल जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, सीमेंट, कंक्रीट, या फिर वही आप जैसे आप देखते हो ना पत्थर और कोलतार डाल के जो सड़क बनती है, तो वो उस टाइप की सड़क को मेटल रोड कहते हैं। जबकि या सीमेंट या कंक्रीट डाल के जो हाईवे बनता है उन्हें मेटल रोड कहते हैं। जबकि जैसे मिट्टी से या फिर पत्थरों से, ठीक है, या फिर ईंटों से जो रोड बनती है उन्हें हम क्या कहते हैं, अनमेटल रोड। ठीक है, बरसाती मौसम में ये रोड्स कैसी हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो ये हमारा रोड्स का जो टॉपिक था वो काफ़ी हद तक वो हो गया, ठीक है। अब हम लोगों ने मेजर चैलेंजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट पे आते हैं। मेजर चैलेंजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट पे हम लोगों ने सारे चैलेंजेस आज ही डिस्कस किए थे, ठीक है। कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटल्ड एंड गो आउट ऑफ द यूज इन रेनी सीजन, ठीक है। जो अनमेटल्ड रोड्स हैं, आधे से ज़्यादा सड़कें जो इंडिया की हैं वो कैसे अनमेटल्ड रोड्स, और वो रेनी सीजन में ख़राब हो जाती हैं। गो आउट ऑफ द यूज मतलब कि यूज से बाहर हो जाती हैं रेनी सीजन में। जितना ट्रैफिक है,
ट्रांसपोर्ट एंड कम्यूटर्स, यानी जितना ट्रैफिक है उसके हिसाब से रोड्स कैसी हैं, अनसफिशिएंट, यानी मतलब पूरी नहीं पड़ती, तभी आप देखते हो जाम लगता है। क्यों? क्योंकि जितना ट्रैफिक है उस हिसाब से सड़कें नहीं हैं। ठीक है, रोड्स आर नैरो, वही पतली सड़कें हैं और उस वजह से सड़कें हैं क्राउडेड है, यानी भीड़ है, क्योंकि व्हीकल्स का जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है और रोड इतनी ही चौड़ी नहीं हो रही जितना व्हीकल्स का नंबर क्या है बढ़ रहा है, व्हीकल यानी वाहनों का। ठीक है, ट्रैफिक जाम और रोड रेज की घटनाओं को भी ये अंजाम देता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये पॉइंट इन्होंने ठीक ठाक पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, लिख सकता हूँ। ट्रैफिक जैम्स एंड रोड रेज को भी ये बढ़ावा देता है। बेसिकली ट्रैफिक जाम क्या होता है? जाम लग गया आप कहते हो ना, जो गाड़ियाँ अटक जाती हैं एक जगह पे, उसे ट्रैफिक जाम कहते हैं। रोड रेज यानी कि अगर आप देखते हो एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी का अगर आगे निकलने, एक दूसरे से आगे निकलने में जो कंपटीशन होता है सड़क में, तो उस वजह से अगर कभी लड़ाई झगड़ा होता है तो उसे रोड रेज कहते हैं। ठीक है, इवन नेशनल हाईवेज आर इनसफिशिएंट, ये पॉइंट ऐसा है कि आप अगर चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, कि नेशनल हाईवेज भी इनसफिशिएंट नहीं है इस ट्रैफिक को मीटअप करने के लिए। ठीक है, तो ये आपके कुछ मेजर चैलेंजेस टू रोड ट्रांसपोर्ट थे। तो ये आपको रोड वाला पार्ट तो हो गया कम फिनिश। ठीक है, फिर इसमें आपके एक पार्ट रह जाता है, वो है इंडियन रेलवेज का। ठीक है, अब ठीक है, तो हमारा जो रोडवेज था वो हो गया फिनिश। अब हम लोग बात करते हैं रेलवेज की। ठीक है, रेलवेज में हम लोगों ने जो चीज़ रेलवेज हम लोगों ने चैप्टर में बहुत ज़्यादा नहीं किया था क्लास में, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो रेलवेज में बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो रेलवेज के ऊपर, ठीक है, जो फैक्ट्स हैं वो, चैलेंजेस जो रेलवेज के हैं, रेलवेज के कौन से जोन्स हैं। ठीक है, जोन्स हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस कर लिए थे एक बार, लेकिन फिर दोबारा देख लेंगे। और रीजन बिहाइंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रेल नेटवर्क, प्रॉब्लम्स और इंडियन रेलवेज। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किए थे। और चैलेंजेस जो थे, चैलेंजेस थोड़े बहुत डिस्कस किए थे, बाकी हम लोगों ने प्रॉब्लम्स ज़्यादा डिस्कस किए थे। चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जो प्रॉब्लम्स हैं ये लोगों की वजह से हैं, जो चैलेंजेस हैं वो इंडिया की जोग्राफिकल जो जोग्राफिकल जो लैंड फॉर्म्स हैं उसकी वजह से हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं रेलवे के जनरल फैक्ट्स के ऊपर। ठीक है, एक तो इसमें सबसे पहली बात अगर हम लाइन पे फोकस करें तो प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है फ्राइट एंड पैसेंजर्स के लिए। ठीक है, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस अगर आपको ट्रैवल करना है तो सबसे, अगर लॉन्ग डिस्टेंस इंडिया के अंदर ट्रैवल करना है तो देखिए आप हर जगह पे शिप्स के थ्रू तो नहीं जा सकते, वो भी एक अच्छा मीडियम होता है वैसे तो, लेकिन आप यूजुअली ट्रैवल करने के लिए सबसे जो मोस्ट कन्वीनियंट होता है तो कौन सा होता है? वो रेलवेज होता है, वह ट्रेन्स होती हैं। ठीक है, तो पैसेंजर के लिए सबसे कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ रेयर ट्रांसपोर्ट है अगर आप लॉन्ग डिस्टेंसेस की या मीडियम डिस्टेंसेस की बात करें तो। ठीक है, प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्राइट। अब फ्राइट का क्या मतलब होता है? फ्राइट का मतलब होता है सामान, या फिर इंग्लिश में लिखते गुड्स। ठीक है, आसान भाषा में गुड्स यानी कि सामान। ठीक है, अब फ्राइट नॉर्मल पैसेंजर के लिए आपको नॉर्मल ट्रेन दिखती है, फ्राइट्स के लिए आप लोगों ने देखा होगा मालगाड़ी, जिससे आप बोलते हो, जिसमें खिड़की वगैरह आपको नहीं दिखती होंगी, तो वो क्या कैरी करती हैं? गुड्स कैरी करती हैं। तो ठीक है, अब दो तरीके की ट्रेन आपको दिखती है, एक मालगाड़ी और एक पैसेंजर। ठीक है, पहला पॉइंट बहुत ज़्यादा क्लियर है, प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है पैसेंजर्स के लिए भी और गुड्स या फ्लाइट्स के लिए भी। ठीक है, इट्स मेक्स पॉसिबल टू कंडक्ट मल्टीफेरियस एक्टिविटीज लाइक बिजनेस, साइट सीइंग, पिलग्रिमेज अलॉन्ग विद द ट्रांसपोर्टेशन गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। वही वाली बात है, लॉन्ग डिस्टेंसेस की अगर हम बात करें, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें तो बिजनेस के लिए जाना, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है किसी काम से। साइट सीइंग, फॉर एग्जांपल लोग इधर कई जगह पे जाते हैं, जैसे कोई इंसान नॉर्थ इंडिया का टूर करना चाहता है, कोई इंसान साउथ इंडिया का टूर करना चाहता है, तो बेसिकली अगर कम पैसे में उसको टूरिंग करनी है तो कम पैसे में, तो उसके लिए बेस्ट है रेलवे उसके लिए। पिलग्रिमेज, जैसे कई, अगर आप देखो पिलग्रिमेज के लिए अगर लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आपको जाना है, जैसे और आपको किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाना है या किसी और धार्मिक पर्पज़ के लिए या रिलीजियस पर्पज़ के लिए जाना है, तो उस चीज़ के लिए रेलवेज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। जैसे एक ट्रेन चलती है, स्पेशल ट्रेन्स कुछ चलती हैं जो दर्शन कराती हैं, जैसे ट्रेन से जो आपको डायरेक्टली वाराणसी ले जाएंगी, फिर बोध गया ले जाएंगी, तो पिलग्रिमेज पर्पज़ के लिए जो ट्रेन्स अलग चलती हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों को जो याद रखना वो करना है, मेक्स इट पॉसिबल, रेलवेज मेक्स इट पॉसिबल टू कंडक्ट मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़। ठीक है, बिजनेस, साइट सीइंग एंड पिलग्रिमेज। ठीक है, ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। कुछ की पॉइंट्स हैं वो याद रखने हैं आप लोगों को, डिटेल में तो मैं आप लोगों को समझा ही देता हूँ चीज़ें। ठीक है, हैज़ बीन अ ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स बिटवीन एंड एक्सेलेरेशन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, ये कुछ लाइन्स ऐसी हैं जो
मतलब आप लोगों ने एनसीईआरटी अगर पढ़ी है तो उसमें लिखी हुई है, बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं है मगर फिर भी आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डिटेल में रटने की, जैसे ऊपर वाले पॉइंट मैंने बताया तो याद कर लो तो बेटर है, बट आप इसको केवल रीड करके भी काम चला ही सकते हो कि ठीक है। और बेसिकली अगर आप पेपर में आ जाओ और आपको मान लो 5 नंबर में आ जाए और आपको दिमाग में कुछ ना आए, ठीक है, तो ये इज़ अ ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को डेवलपमेंट को बूस्ट कर रहा है बेसिकली। बस इतना लिख दो आप, आपको तो ठीक है। तो एक पॉइंट क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है तो और आप लोगों ने इसको शॉर्ट में करके एक पॉइंट बना के लिख दिया तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि नहीं इसने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी है, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंडियन रेलवे है वो रीऑर्गेनाइज्ड है कितने 16 जोन्स में, ठीक है। रूट लेंथ, जो टोटल रूट लेंथ है रेलवेज की वो कितनी है 68,442 किलोमीटर्स, ठीक है। जो ये देखिए, जो ये फैक्ट्स हैं, जैसे ये वाला फैक्ट था या ये वाला फैक्ट था, ये याद करने के लिए, याद अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, ठीक है। 3 टाइप के गेजेस होते हैं रेलवे ट्रैक्स के, ये हम लोगों ने कल ही डिस्कस किए थे, कौन से, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज, ठीक है। अगर गेजेस की बात करें तो कैसे होता है, अगर मान लीजिए अगर रेलवे ट्रैक्स देखें तो कुछ रेलवे ट्रैक्स होते हैं जिनकी अगर आप लेंथ देखें, कुछ रेलवे ट्रैक्स होते हैं जो इतने, मान लीजिए इतने चौड़े हैं, ठीक है। कुछ रेलवे ट्रैक्स हैं जो ज़्यादा चौड़े हैं और कुछ रेलवे ट्रैक्स हैं जो उनसे भी ज़्यादा चौड़े हैं, तो ठीक है। तो जो ट्रेन चौड़े वाले ट्रैक पे चलेगी, ठीक है, तो उसकी पहियों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो इतना होगा, ठीक है, इतना डिस्टेंस होगा, तो वो इस वाले रेलवे ट्रैक में नहीं चल सकती, ठीक है। जो इसमें चल सकती है वो ना तो ब्रॉड वाले में चल सकती है ना पतले वाले में। तो जो ट्रेन जिस जिस टाइप के ट्रैक में चलने के सबसे बनी हुई है वो ट्रेन उसी ट्रैक में चलेगी। तो 3 तरीके के ट्रैक है, इसका मतलब 3 तरीके की ट्रेन है। नैरो गेज, ठीक है, नैरो गेज यानी नैरो यानी पतला, मीटर गेज यानी 1 मीटर की लेंथ, बीच में एक डिस्टेंस होगा कितना 1 मीटर का, मीटर गेज, और ब्रॉड गेज यानी लगभग 1.5 मीटर का लगभग डिस्टेंस होगा इसमें, ठीक है। नैरो गेज, मीटर गेज एंड ब्रॉड गेज, ठीक है। ये 3 तरीके के गेजेस होते हैं। तो ये भी आई थिंक आपका एक अच्छा पॉइंट बन गया आप लोगों का। और ये आप लोगों के पॉइंट्स जो थे रेलवेज के ऊपर, जो जनरल फैक्ट्स थे वो फिनिश हो चुके हैं, ठीक है। फिर कुछ चैलेंजेस आते हैं इंडियन रेलवेज के ऊपर, ठीक है। पेनिनसुलर इंडिया में अगर आप देखा तो कुछ हिली रीजन्स होते हैं जिन्हें सह्याद्री कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो है, वहाँ पे जो ट्रैक्स को ले करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। डिफिकल्ट टू ले रेलवे लाइंस इन द हिली रीजन्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ये आप लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं लेव थ्रू नैरो गैप्स और टनल्स, ठीक है। अगर आप लोग देखो, अगर मैं आप लोगों को नॉर्मली दिखाऊंगा, ठीक है, थालघाट पास, ठीक है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मैप में देखते हैं इस चीज़ को, ठीक है, तो ये देखिए, ये सारे क्या है, ये पासेस हैं, ये बेसिकली यहाँ पे क्या है, पहाड़ हैं एक तरीके से। तो पहाड़ों के बीच में कुछ गैप्स होते हैं, तो वहाँ से ट्रेन जा सकती है इस एरिया में, ठीक है। अगर आप लोग नॉर्मली अगर आप मैप देखें तो कई बार क्या होता है, पहाड़ है, मान लो बीच में पहाड़ आ गए कई सारे, ठीक है, ऊंचे पहाड़ आ गए। लेकिन कई बार क्या होता है, पहाड़ों के बीच में मान लीजिए गैप्स आ गए, जैसे ये पहाड़ थे इनके बीच में और ये आ गए इस तरीके से, ठीक है। तो इनके बीच में क्या है, एक गैप है, तो इस गैप के थ्रू रोड या रेलवे लाइन आ सकती है, ठीक है। तो जो पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ पे या तो पहाड़ जो नीचे हैं उनमें या गैप्स में या सुरंग के थ्रू ही रेलवे ट्रैक्स डाली जा सकती हैं। तो ये आपका हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। इट इज़ डिफिकल्ट टू ले रेलवे लाइंस इन द हिली रीजन्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। अगर डाली जाती हैं तो वो या तो लो हिल्स या गैप्स या टनल्स के थ्रू डाली जाती है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। हिमालयन माउंटेन्स रीजन्स में तो डाली ही नहीं जा सकती, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे पहाड़ बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं, पॉपुलेशन कम है और इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटी है, मतलब यानी अगर हमने ट्रेन रेलवे नेटवर्क डाल भी दिया तब भी, और मान लो पैसेंजर या फिर उसको उनको उतना वो नहीं मिला, ठीक है। अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट करो मान लो, और एक ऐसी जगह पे बिज़नेस स्टार्ट करो जहाँ उसकी डिमांड नहीं है, नीड नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा कि वो बिज़नेस आपका क्या होगा, घाटे में जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो रेलवे लाइन इतनी मेहनत करके इतना पैसा लगाकर रेलवे लाइन मान लो हिमालयन में कई जगहों पे मान लो डाल भी दे रेलवे लाइन और ट्रेन चालू भी कर दूँ उस एरिया में, तब भी कई दिक्कतें आएंगी। प्लस अगर चालू भी होगा तब भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट था। फिर थर्ड पॉइंट आता है आपका, अगर जहाँ पे भी जितनी इंडिया में, अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखा तो बहुत सारी नदियाँ हैं, तो जहाँ जहाँ पे भी नदियाँ वहाँ पे क्या ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं, क्योंकि नदी के अंदर ट्रेन पटरियाँ डूब के तो नहीं जाएंगी, तो उस जो पटरियाँ बनानी है तो पुल के ऊपर ही बनेंगी, तो उसमें ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं जहाँ जहाँ पे भी नदियाँ हैं रेलवे लाइन बिछाने के लिए, ठीक है।
और दूसरी बात है, और दूसरी जगह पे और कुछ एक जगह पे ऐसी हैं जहाँ पे नहीं लिखी जा सकती, जैसे सैंडी प्लेन है वेस्टर्न राजस्थान में। वेस्टर्न राजस्थान अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वहाँ पे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ठीक है, थार डेजर्ट जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे भी रेलवे लाइन बिछाने में दिक्कत है। स्वॉम्स ऑफ गुजरात, स्वॉम्स का मतलब होता है दलदली एरिया। अब दलदली एरिया में रेलवे लाइन क्यों नहीं बिछा सकता? ऑब्वियस सी बात है, हमने मान लो रेलवे लाइन बिछाई, ट्रेन के वजन से वजन ज़्यादा पड़ा और वो दलदल के अंदर धंस गई रेलवे लाइन और ट्रेन भी, तो वहाँ पे दिक्कत है। फॉरेस्टेड ट्रैक्स ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये बेसिकली ये पॉइंट जो है आपको या आपके याद करने का है, इसमें बहुत कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं मेरे समझाने का होता है, ठीक है। जैसे ये हाई रिलीफ वाला पार्ट था, या गैप्स या टनल्स वाला पार्ट था, या फिर स्वॉम्प क्या था, स्वॉम्प का मतलब होता है दलदल, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो हिंदी में, ठीक है, दलदल। तो अगर आपको ऐसी चीज़ें, ठीक है, अगर आपको मिलती हैं तो आप वीडियो पॉज करके उसको हिंदी में अपने कहीं पे कॉपी वगैरह में लिख भी सकते हो, सौंप का जो मतलब होता है, ठीक है। दलदल में अगर ट्रेन जाएगी ट्रैक के ऊपर से, ट्रैक बिछा भी तो और ट्रैक ना भी डूबा तब भी अगर ट्रेन उसके ऊपर से जाएगी तो ट्रेन का वजन इतना होता है कि ट्रेन और रेलवे ट्रैक दोनों डूब जाएंगे दलदल के अंदर, तो वहाँ पर भी रेलवे ट्रैक नहीं बिछा सकता है। तो ठीक है, तो ये कुछ बात थी, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ सिंकिंग रेलवे ट्रैक्स, फॉर एग्जांपल सह्याद्री प्रिज्म, ठीक है। कई बार क्या होता है, अब देखिए जहाँ पे, अब ये देखिए, तो प्रॉब्लम ऑफ सिंकिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स, अभी तो हम दलदल की बात कर रहे थे, अभी आप देखो जहाँ जहाँ मिट्टी पक्की भी है ना, वहाँ पे भी ट्रेन का वजन कई बार कितना होता है कि वजन पड़ पड़ के रेलवे ट्रैक्स क्या होता है, मिट्टी के अंदर धंस जाते हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है, इसको भी आप नो हाईलाइट कर सकते हो, प्रॉब्लम्स ऑफ सिंकिंग रेलवे ट्रैक्स, ठीक है। इन्होंने एग्जाम्पल दिया सह्याद्री और वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। ये सिंकिंग ऑफ रेलवे ट्रैक है सम स्ट्रेचेस में, ठीक है। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है लैंडस्लाइड, ठीक है। लैंडस्लाइड तो अगर आप देखो, मान लो एक पहाड़ के अपने किनारे हैं, मान लो ये पहाड़ है, उसके किनारे में रेलवे लाइन बिछाई, ये मान लो एक छोटा सा भूकंप आता है या फिर कोई एक एक्टिविटी होती है, बारिश पड़ती है, बारिश की वजह से मिट्टी कट के यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो अब देखो रेलवे रेलवे ट्रेन जा सकती है इसके पार, क्या नहीं जा सकती, तो ये रेलवे लाइन क्या हो गई, बंद हो गई। तो ये लैंडस्लाइड भी एक रेलवे ट्रैक्स के बंद होने का बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ लेइंग द ट्रैक्स आर टू हाई, ऑब्वियस सी बात है, सड़क डालना आसान काम है। हम जो चीज़ हमने रोडवेज में हमने पढ़ी थी कि सड़क डालना ज़्यादा आसान काम है रेलवे लाइन डालने से ज़्यादा, ठीक है। तो ये थे आपकी प्रॉब्लम्स, जो चैलेंजेस जो थे इंडियन रेलवेज के। अब जो ये जो चैलेंजेस थे इंडियन रेलवेज के, किसकी वजह से, ये किसी इंसान की वजह से नहीं है, ये बेसिकली इंडिया की जोग्राफिकल लैंडफॉर्म्स और बाकी जो नेचुरल प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से है। जो प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन रेलवेज है वो आदमियों की वजह से है, जैसे कुछ लोग बिना टिकट्स के ट्रैवल कर लेते हैं, कुछ लोग रेलवेज का सामान चुरा लेते हैं, थेफ्ट में आएगा, कुछ लोग रेलवे की प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं, जैसे रेलवे में गंदगी फैलाते हैं कुछ लोग, ठीक है। या फिर कुछ लोग रेलवे के मतलब पत्थर मार करके रेलवे के शीशों को तोड़ देते हैं, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें दिक्कतें देखने में मिली हैं, ठीक है। ये तो हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है कुछ लोग जो होते हैं स्टॉप ट्रेन बाय पुलिंग चेन, ठीक है, अननेसेसरी, ठीक है। कुछ लोग जो हैं ट्रेन रोक दे, चेन खींचते हैं, ट्रेन में हर ट्रेन में एक सिस्टम होता है कि आप ट्रेन की चेन खींच करके ट्रेन रुकवा सकते हो अगर आप बहुत कोई इमरजेंसी है उस केस में, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, मान लो कोई उनका जानने वाला है जो रह गया ट्रेन में बैठने से, या कोई XYZ कोई भी रीज़न है, तो चेन खींच करके ट्रेन रुकवा देते हैं, ठीक है। अब बार बार अगर ट्रेन रुकती रहेगी तो अपनी जिस जगह पर उसे पहुंचना है वो टाइम पे पहुंच ही नहीं पाएगी, तो ये भी क्या है, रेलवे का नुकसान है। तो ये थर्ड पॉइंट था कि लोग चेन खींच करके ट्रेन रुकवा देते हैं अननेसेसरी, ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट्स थे ये क्या थे, मैन मेड थे, और जो ये जो पॉइंट चैलेंजेस थे ये कितने थे, ये तो ये नेचुरल थे, ठीक है। तो चैलेंजेस में और प्रॉब्लम्स के बीच में डिफरेंस याद रखना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं रेलवे जोन्स एंड हेडक्वार्टर्स, ठीक है। नॉर्थ, ठीक है, बेसिकली 3 रेलवे बनी हुई, नॉर्थ वेस्टर्न सदर्न रेलवे, ठीक है। अगर आप देखते हैं, अगर नॉर्मली यहाँ पे अगर हम देखते हैं, अगर आपने कभी भी ट्रेन के इंजन्स में देखा हो तो वहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे लिखा रहता है। अगर आप मुंबई साइड चले जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेस्टर्न रेलवे लिखा हुआ नजर आएगा। अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे तो वहाँ पे सदर्न रेलवे, चेन्नई के आसपास में देखिए, जैसे इसमें लिखा भी है चेन्नई जिसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो बेसिकली सब रेलवे जोन्स और उनके हेडक्वार्टर्स लिखे हुए हैं, ये आप याद करने में बहुत सुपर ईजी है। नॉर्थ का न्यू दिल्ली, वेस्ट का मुंबई, साउथ का चेन्नई, ठीक है। रीज़न बिहाइंड द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेल नेटवर्क इन इंडिया, ठीक है। ये भी अगेन प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, तो इसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं, ठीक है। इट इज़ डिफिकल्ट टू ले रेलवे लाइंस ऑन द माउंटेनियस रीजन एंड इज एक्सपेंसिव टू, ठीक है। पहाड़ों में रेलवे लाइन डालना क्या है, डिफिकल्ट है, और अगर डाल भी दी तो काफ़ी कितना ज़्यादा महंगा भी है, ठीक है। एक तो डिफिकल्ट है, रेलवे डिफिकल्ट भी है, माउंटेन रीजन्स में डालना डिफिकल्ट भी है और एक्सपेंसिव भी है, ठीक है, ठीक है।
और दूसरी बात तो यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली क्या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कहीं पे रेलवे तो ज़्यादा है कहीं पे कम है। तो माउंटेन्स में क्योंकि डिफ़िकल्ट है डालना रेलवे लाइन और महंगा भी है, तो वहाँ पे क्या है कम। लेकिन नॉर्दर्न प्लेन्स में एक तो वास्ट लेवल प्लेन्स है, क्योंकि एक तो देखो समतल ज़मीन है, ठीक है, एक जैसी ज़मीन है, तो वहाँ पे ना तो ज़्यादा ब्रिज बनाने हैं ना ज़्यादा टर्न्स हैं, तो वहाँ पे रेलवे ट्रैक डालना आसान है। ठीक है, तो क्या है वहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस हैं रेलवे के लिए, फेवरेबल कंडीशंस है रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या ईजी है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी क्या है कम है। माउंटेन रीजन्स में डिफिकल्ट भी था और तभी उस वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या थी ज़्यादा थी, एक्सपेंसिव हो गया था वो। ठीक है, तो ये आपको हो गया सेकंड पॉइंट। ठीक है, अगर आप नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करो तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है ज़्यादा है। ठीक है, एग्रीकल्चर रिसोर्स भी ज़्यादा है और पॉपुलेशन फेवरेबल कंडीशन है ग्रोथ के लिए। अब पॉपुलेशन से रेलवे का क्या ताल्लुक है। ठीक है, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे सफ़र करने वाले लोग भी ज़्यादा होंगे, जहाँ सफ़र करने वाले लोग ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे अगर आप रेलवे लाइन ज़्यादा भी बिछा दोगे तो तब भी वहाँ पे लोग इतने ज़्यादा सफ़र करेंगे कि टिकट खरीद खरीद के वहाँ पे रेलवे जो है वो प्रॉफिट में आ ही जाएगी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था। ठीक है, ड्यू टू स्पार्स पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज और डिफिकल्ट टू रेलवे लाइन्स ऑन द सैंडी प्लेन्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान में देखिए वही प्रॉब्लम है। देखिए राजस्थान का अगर वेस्ट राजस्थान में देखो तो वहाँ पर रेगिस्तान है, तो जहाँ रहने की कंडीशंस डिफिकल्ट होती है वहाँ पॉपुलेशन भी कम होती है। ठीक है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी कम होती है, तो वहाँ पर रेलवे लाइन डालना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हिली टेरेंस ऑफ द पेनिनसुलर रीजन में भी सेम हाल है। ठीक है, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इफेक्टिव। ठीक है, ये अलग रीज़न है। तो ठीक है, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस यानी कि कुछ पर्सनल रीजंस होते हैं गवर्नमेंट का, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी होती। ठीक है, जिस वजह से ये चीज़ अफेक्ट होती है। अब इस चीज़ के ऊपर मेरे पास बहुत ज़्यादा एविडेंस है नहीं, जैसे मैं हर चीज़ के लिए आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन किसी जगह पे रेलवे लाइन डालने का क्या हो सकता है, मैं इस चीज़ का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, वहाँ पे रेलवे लाइन लेवल प्लेन है, सब सारी चीज़ें वो है और वहाँ पे पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है, बट रेलवे लाइन वहाँ पे अगर देखें तो इतनी इकोनॉमिकल शायद ना हो। अदरवाइज आप इस जो ये जो लास्ट पॉइंट है, ये वाला जो लास्ट पॉइंट है, इसको आप जैसा है लिखा है वैसे याद कर लीजिए। इसके ऊपर मतलब इसको समझाने के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों का था ये लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी का फर्स्ट पार्ट था ये। ठीक है, सेकंड पार्ट मोस्ट प्रोबेबली आपको या तो कल मिलेगा या बाद में ही मिलेगा।